विपक्ष की रणनीति आपको क्या लग रही है? कहीं बार बार बस वो ये इंतजार कर रहे हैं कि कहीं मोदी जी कुछ टिप्पणी कर दें, कहीं पुरुषोत्तम रूपाला कुछ बोल दे, कहीं से कोई वहाँ अगर चेन्नई में है तो वहाँ वो कुछ ऐसा बयान निकल आए। इसके अलावा आपको उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जो ये तय करती हैं, अगर सही से होता है कि दिल्ली के साथ दिल्ली की गद्दी पर कितनी नजदीकी आपकी बन जाए, ये सब यहां से तय होता है। आपको अभी तक, अभी ये पहली खबर तो आ गई है कि मीटिंग हो गई है, मीटिंग इस बात की हो गई है कि चुनाव प्रचार कब से शुरू किया जाएगा। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं अगर ओवरऑल आपसे पूछा जाए? देखिए, हमेशा इस देश की हिस्ट्री में अगर आप देखें तो जब जब भी कांग्रेस हारी है तो बाय डिफॉल्ट वो आ गई वापस, क्योंकि फिर वो विपक्ष उस तरह से चला नहीं पाया, जनता की उम्मीदों पे, उनकी कसौटी पे खरा नहीं उतरा, चाहे 77 हो चाहे 89। लेकिन इवन की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो, लेकिन 4 में वापस नहीं आई और जनता की उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी। लेकिन मुझे मोदी जी की एक बात याद आती है, जब ये पहला भाषण इन्होंने दिया था 2014 में अपने सांसदों को, तो वहां उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं कि देश की जनता ने हमें मौका नहीं दिया, तो जनता ने हमें मौका दिया लेकिन हम उनकी उम्मीदों पे नहीं उतरे, और अगर हम उनकी आकांक्षाओं पे खरे उतरते हैं तो जनता हमें बार बार मौका देगी। तो मोदी जी ने कई तरीके के काम एक साथ शुरू किए। एक तो जन कल्याण के काम शुरू किए, दूसरा उन्होंने जो राष्ट्रीय, जो खास तौर पे हमारा डीकोलोनाइज करने का जो हमारा उनका एक बड़ा अभियान जो इस देश में बहुत लंबे समय से लोग सोच रहे थे कि होना चाहिए, जो गुलामी की मानसिकता के तहत बहुत सी चीजें चल रही हैं उनको बदलना चाहिए, थोड़ा हमारा सांस्कृतिक वैभव पुराना उसकी चर्चा होनी चाहिए, हमारे धर्म पे चर्चा होनी चाहिए, समाज में एक बेहतर स्थिति कैसे हो, डेवलपमेंट कैसे हो, और भारत अपने खोए हुए जो 17वीं सदी के पहले भारत की जो ताकत थी, बावजूद इसके एक बहुत खराब शासक थे उस दौर में, फिर भी सूती कपड़ों का दुनिया भर में निर्यात भारत से होता था और तमाम चीजें, और दुनिया की इकोनॉमी में बड़ा हिस्सा भारत का बनता था। तो वो चीजें कैसे वापस आए, मोदी जी ने उन सारे पहलुओं पे, बल्कि इससे ज्यादा पहलुओं पे काम किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि मोदी जी आज सबसे ज्यादा बड़े चुनाव जिताने के का चेहरा बन गए। सभी उन पे एक भरोसा करते हैं, अब उनको उन पे गरीब भी भरोसा करता है क्योंकि आज जो निःशुल्क खाद्यान्न दिया जा रहा है, अपोजिशन कह रहा है कि भाई लोगों को नाकारा बना रहे हैं। मेरा मानना है कि ये मिड डे मील है उन फैमिलीज के लिए। एक तो बच्चों का मिड डे मील चलता है स्कूलों में, लेकिन ये फैमिलीज का मिड डे मील है, और मिड डे मील ना कहें, फुल डे मील है, और पूरे 30 दिन या पूरे 5 साल उनको मिलना है। कम से कम जो लेबर बाहर काम कर रहा है उसके बच्चों के स्वास्थ्य अच्छे अच्छे भोजन, पर्याप्त मात्रा में भोजन लेगा वो, तो पत्नी भी उसकी स्वस्थ रहेगी, बच्चों की माँ भी स्वस्थ रहेगी, बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, और एक बेहतर जीवन निकल के आएगा ग्रामीण इलाके से, और गरीबों के परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। अगर पेट भरा रहेगा तो ज्यादा बेहतर कर सकता है, बिना तनाव के काम कर सकता है। तो मेरा मानना है इसके बहुत तरीके के आयाम है, बहुत तरीके के इसके फायदे हैं, जिसपे अभी न अध्ययन किया लोगों ने, न रिसर्च किया, लेकिन मैं ये मानता हूं कि स्वास्थ्य के लिए और लोगों के पोषण के लिए ये सबसे बड़ी स्कीम के तौर पे इसे देखा जाना चाहिए। अब इसके अलावा और क्या चीजें जनता चाहिए, जनता में इतनी आकांक्षाएं इस समय जग गई हैं कि वो एक साथ अब बहुत सी चीजें चाह रही हैं। जिनको आवास मिल गया है वो आवास के अलावा चीजें चाहते हैं, टीवी, फ्रिज, पूरी सुविधाएं चाहते हैं। जिनके पास आवास नहीं, वो चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी उनको आवास मिल जाए। गैस तो करीब करीब सभी के घर में पहुंच गई है, रास्ते सबके घर के सामने बन गए हैं, सोलर लाइट लग गई है या सुलभ योजना से बिजली मिल गई है। तो जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव पिछले 10 साल में आया है, और मोदी जी उसके आइकॉन बने हुए हैं। अपोजिशन के पास जो मुद्दे हैं बहुत घिसे पिटे मुद्दे हैं, और सन 47 से यही मुद्दे अपोजिशन उठाता रहा, जो भी अपोजिशन में था, कि महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई एक शाश्वत सत्य है, और अगर धीरेन्द्र जी आप मनमोहन सिंह का 2013 या 14 का उनका जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने माना कि महंगाई के मोर्चे पे हम सबसे नाकाम रहे, और मनमोहन सरकार में डबल डिजिट में हमेशा महंगाई दर रही, और मोदी की सरकार में बावजूद कोरोना डबल डिजिट में महंगाई दर कभी नहीं गई, और ये 5-6%, 4%, बीच में 7%, तो इसी के दरमियान रही, एवरेज उसका 5% के आसपास ही आता है, और इतनी महंगाई डेवलपमेंट के लिए सुटेबल मानी जाती है। और देश में जो जिस तरीके से आज हमारा शेयर मार्केट 4 लाख करोड़
से ज्यादा, 400 लाख करोड़ से ज्यादा आगे निकल गया। तमाम ऐसे पहलू हैं। अपोजिशन स्ट्रेटजी तय नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो कारपेट बॉम्बिंग कर रही है बीजेपी, मल्टी लेयर ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी लेयर स्ट्रेटजी के साथ वो मैदान में है। एक्चुअली बीजेपी को भी वो भी अपोजिशन के हमले की कमी खल रही है, और शायद ये कमी जो है चुनाव को इतना उदासीन बना रहा है कि उत्तर प्रदेश में अपोजिशन अभी तक अपनी टीम लेके मैदान में उतरा नहीं है, और जो कैंडिडेट उतारे भी थे उनमें कई बार परिवर्तन हुआ। और मैं आपको बता दूं धीरेन्द्र जी, अभी उत्तर प्रदेश में कई बड़े चौंकाने वाले चीजें पक रही हैं, फर्मेंटेशन हो रहा है, और अगले हफ्ते 10 दिन में वो सब भी निकल के सामने आएगा। वो बहुत चौंकाने वाली चीजें हो सकती हैं। तो जब अपोजिशन अपनी स्ट्रेटजी तय नहीं कर पाए, वो समय के साथ चल नहीं पाए, यानी वो जो रूलिंग पार्टी है उसके साथ कदम ताल करके चैलेंज करने की स्थिति में खुद को नहीं पा रही है, तो चुनाव मैदान में उतर के करेगी क्या? अब यूपी में कौन चेहरा है? अभी अगर आप किसी पुराने कांग्रेसी से बात करिए, वो कहते हैं हमारे 15 पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी छोड़ के चले गए, तमाम बड़े नेता पार्टी छोड़ के चले गए, फिर भी हम इस बात को मानने को तैयार नहीं और सीखने और समझने को तैयार नहीं है। तो ये बात सही है। लोग कौन इस बात को कहेगा? किसी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कुछ भी चिल्लाएं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहीं दल बदल हुआ है तो उन्हीं की पार्टी से हुआ है। समाजवादी पार्टी की स्थिति यह है कि हर सीट पे इन्होंने बदलाव किए हैं और बार बार बदलाव किए, और हालात ऐसे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां बीएसपी को लोग बहुत कमजोर आंक रहे थे, वहां पे अब बीएसपी की सुगबुगाहट हो रही है, क्योंकि बीएसपी की रैलियां शुरू हो गई। आकाश आनंद एक फ्रेश चेहरा है, और बहन जी के वो भतीजे हैं, ठीक हमला कर रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, भाजपा पे भी हमला कर रहे हैं, कांग्रेस पे भी कर रहे हैं, सपा पे भी कर रहे हैं। तो जनता सुनना चाहती है कि भाई जो अपोजिशन के मेंटालिटी में है, तो वो चाहता है कि हमारा नेता बहुत अच्छा काम करे। इसीलिए आप देखिए कि जब टीवी डिबेट में अपोजिशन के प्रवक्ता बैठते हैं, थोड़ी देर बाद वो बेचैनी उनकी झलकने लगती है शब्दों में भी, और जो वाक्य वो चुनते हैं वहां भी झलकती है, कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। जबकि जो ग्राउंड रियलिटी है उस वो वहां पे अपोजिशन ठीक से काम करे तो कुछ सीटों पे वो अच्छी लड़ाई दे सकता है। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है कि बीजेपी के अलावा कोई लड़ नहीं सकता। मौका है, लेकिन वो मौके को का इस्तेमाल करना नहीं चाहते, मौका बनाना भी नहीं चाहते। तो ये जो एक तरफा चुनाव चल रहा है, जिसमें सिर्फ एनडीए अलायंस की गतिविधियां हैं और एनडीए की ही रैलियां हैं, एनडीए के ही नेताओं के भाषण हैं, कंटेंट ही नहीं है। दूसरी तरफ से अगर हम लोग अपोजिशन की कंटेंट की बात करते हैं, तो ले दे के कांग्रेस का एक घोषणा पत्र आता है जो इतना इतना ज्यादा बड़ा उसको बना देने की कोशिश की कि वो लगता है कि यार ये व्यवहारिक है ही नहीं। वो अलग आर्बिट में ही चला गया उनका न्याय घोषणा पत्र। वो लगता है कि यहाँ कुछ भी अब व्यवहारिक है ही नहीं, इतनी चीजें इन्होंने घोषित कर दी, क्या कर भी पाएंगे? जनता ये सवाल सोचने लगती है। और जनता को अब आज के दौर में ये पता है कि हमारी आर्थिक स्थिति देश की कैसी है, देश के पास पैसे कितने होते हैं, तेल के दाम कहाँ से तय होते हैं, गैस के दाम कैसे तय होते हैं, दुनिया जो जियो पॉलिटिक्स है वो किस तरीके से चलती है। तमाम ऐसे सवाल अब गांव का आम आदमी भी अच्छे से समझता है, जो विपक्ष नहीं समझ पा रहा है। और विपक्ष समझाने की कोशिश नहीं कर रहा। विपक्ष के पास कोई मॉडल नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। ये सारी समस्याएं इस चुनाव में अपोजिशन के साथ खड़ी हैं। अब राहुल जी और इनकी जब रैली होगी तो भाषण क्या होंगे? वही पुराने भाषण होंगे। जो भाषण अखिलेश जी देते रहे हैं, क्या उसमें कोई नई बात शामिल होगी? जो भाषण राहुल जी देते रहे हैं, क्या उसमें कोई नई बात शामिल होगी? सिवाय बीजेपी के नेताओं पे हमले, मोदी पे हमले, जनता के लिए क्या मॉडल देंगे, जनता को क्या बताएंगे, अपना अल्टरनेट जो मॉडल आपका है शासन का, उस पर आप किस तरीके से बात करेंगे? वो उन सारी चीजों के लोगों को इंतजार है। लेकिन आप जब चुनाव और 7 दिन रह गए हैं, अभी चुनाव प्रचार थम जाएगा फर्स्ट फेज का, तो अब इन 7 दिनों में अगर 12 के बाद आप चलते हैं, कोई रैली करते हैं, तो उसका कितना इम्पैक्ट हो पाएगा? मैं समझता हूं कि उसके फुटेज काट काट के लोग यूट्यूब पे और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भेजेंगे जब तक, तब तक तो चुनाव प्रचार थम जाएगा और अगले चरण की शुरुआत हो जाएगी। तो ऐसे बहुत से पहलू। जी, मैं अभिषेक से एक बात पूछना चाहता हूं। अभिषेक, ये क्या आप ये बता सकते हो कि जो चुनाव प्रचार विपक्षी कर रहे हैं, जो उम्मीदवार कर रहे हैं, वो किस लाइन पे कर रहे हैं? क्योंकि जब चुनाव प्रचार में रैलियां होती हैं तो वो पार्टी की लाइन भी तय करती हैं। जब आपका लीडर आता है वहां तो वो ये भी बताता है कि आपको किस ग्रुप पर जाना है, कहां आपका टारगेट होगा, किस तरह करेंगे। क्या वो जो मैं सिर्फ
ये समझना चाहता हूं, दर्शक भी ये समझना चाहते होंगे कि आखिर वो तमाम टिकट तो घोषित हो गए, भले ही उन्होंने बदले, सुबह बदला, दोपहर में बदला, फिर अगले दिन बदला, फिर पहले दिन बदल दिया, फिर वो पहले ले आए। ये सब चक्कर से जब इस घन चक्कर से निकल के जब व्यक्ति आया है जो चुनाव लड़ने आया है, वो पहला मुझे लगता है कि उसके लिए खुशी की बात तो ये हो गई कि वो पार्टी का चुनाव जीत गया। जनता के बीच में जीते या ना जीते, वो पहली चीज तो उसने वो जीत हासिल की। लेकिन वो खुद अब कर कैसे रहे, मतलब वो चुनाव प्रचार, आप तो तमाम हिस्सा घूम के आ गए, आप सहारनपुर में गए, आप मुजफ्फरनगर गए, कैराना गए, तमाम जगह गए। वो उम्मीदवारों के साथ जब आप बात करते हो, विपक्षी उम्मीदवारों से, उनके अंदर क्या है? जो ब्रेव फ्रंट है, जो चेहरा है, उसको छोड़ते हैं हम, वो किस तरह कर रहे हैं? बिना लीडर लेस एक चुनाव होते हुए देख रहे हैं। क्या है ये? बड़ी आश्चर्य की बात है, क्योंकि वो पैसा भी लग रहा है, वो जा भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, और कोई है नहीं। सर, मैं आपको सहारनपुर से ही शुरू करता हूं। सारे जगहों के जो चुनाव प्रचार विपक्षियों के हैं वो स्थानीय मुद्दों से कनेक्टेड हैं सारे, और वो सीधा सा प्रहार कर रहे हैं दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर। जैसे इमरान मसूद को ले लीजिए। सहारनपुर में जब मैं 24 का शो कर रहा था वहाँ और ई रिक्शा से जा रहा था तो इमरान मसूद का काफिला आ गया, देख के मुझे वो रुक गए। फिर मेरे से चलने के बाद मैं थोड़ी देर उन्हें देखता रहा, तो वो लोगों से जिनसे मिल रहे थे, जो कार्यकर्ताओं से, वो मुस्लिमों की तरफ इतना नहीं जा रहे हैं, वो सीधा जा रहे हैं दलितों की तरफ। और वहाँ ये कह रहे हैं संविधान बचाओ देश बचाओ। मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस और सपा के संयुक्त प्रत्याशी हैं, वहाँ से कांग्रेस के टिकट पे हैं, वो मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि संविधान बचाओ देश बचाओ। मेरठ में योगेश वर्मा हैं, पूर्व बसपाई हैं, बसपा से हस्तिनापुर के विधायक रहे थे जब 2007 में बहन जी बहुत ज़्यादा प्रचंड बहुमत लेके आई थी, तो वो भी ये प्रचार करते यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि संविधान बचाओ। दलितों पर फोकस कर रहे हैं पूरी तरीके से, क्योंकि जो विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आकाश आनंद जरूर कर रहे हैं। 13 अप्रैल को मायावती आ रही हैं, पता लग रहा है कि मुजफ्फरनगर में वो एक रैली करने वाली हैं। उससे चुनाव दलित किस तरफ जाएंगे, क्योंकि वहाँ दारा सिंह प्रजापति पूरा खेल बिगाड़े में है। जितनी वोट वो लेके जाएंगे बीजेपी को नुकसान। अब जो बीजेपी का सपा के प्रत्याशी हैं हरिंदर मलिक, वो जो प्रचार कर रहे हैं मुजफ्फरनगर में, वो संजीव बालियान पर टारगेट कर रहे हैं कि इन्होंने इतने मुकदमे लगाए। अग्निवीर योजना में जाटों को ही क्यों दिया? मैं भी जाट हूँ, लेकिन मैं अगर होता तो मैं सारी बिरादरियों के लोगों को इतने 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 % फौज में नौकरी दिलवाता, इतनों का सिलेक्शन कराता। इसी तरीके से आप बिजनौर में देखेंगे तो वहाँ पर सब अलग अलग अपनी जातीय समीकरण बैठा रहे हैं। मुद्दा यही है कि दलित और मुस्लिम वोटों को विपक्षी अपने लामबंद करना चाहते हैं और संविधान को लेकर जो बीजेपी के नेताओं ने, जैसे कर्नाटक, उनको टिकट नहीं मिला, जिस नेता ने ये बात कही थी। मेरा सवाल अभिषेक ये है कि वो बिना नेताओं की कमांड के कैसे कर रहे हैं? मैं ये समझना चाह रहा हूं उनका कमांड सेंटर कैसे काम कर रहा है, क्योंकि वो तो अपने मुद्दे उलझ रहा है, लेकिन आपके पास कोई लीडर नहीं है, आपके पास आके चुनाव प्रचार करते हुए नहीं दिख रहे हैं, तो उनसे कोई वॉर रूम या तमाम चीजें, उस तरह की चीजें कैसे हो रही हैं? क्या उनको कोई पार्टी से कमांड मिल भी रही है या अपने से कर रहे हैं? मेरा सवाल ये है। सर, अकेले दम पे लड़ रहे हैं सर। कोई पार्टी से किसी को कोई लाइन नहीं मिल रही। हाँ, बहुजन समाज पार्टी से जरूर लाइन मिल रही है। बहुजन समाज पार्टी से एक दिशा निर्देश पूरी तरीके से जारी हुए हैं, जो कैंडिडेट्स को दिए गए हैं कि इन इन मुद्दों पर आपको करना है, और आकाश आनंद भी उन्हीं मुद्दों पर लगातार बोल रहे हैं और वो ही उनके उम्मीदवारों को दिया जा रहा है। उनकी मीटिंग हुई है, जितने कोऑर्डिनेटर्स हैं बहुजन समाज पार्टी के, उन्होंने पूरी लाइन ऑफ एक्शन अपने कैंडिडेट्स को समझा है। लेकिन जहां तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का सवाल है, उनके पास कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। वो उम्मीदवार अकेले दम पे लड़ रहे हैं। अपनी सोशल मीडिया की टीम उन्होंने हायर की है, अपना PR तंत्र उन्होंने हायर किया हुआ है। सारे प्रत्याशी अपने अपने तरीकों से अपने अपने हिसाब से लड़ रहे हैं। अभी तक समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष तक यहाँ पर नहीं आए हैं, कोई ऐसा नेता नहीं आया, बड़ा चेहरा नहीं आया। अभी तक कोई प्रोग्राम भी ना तो सहारनपुर मंडल में कोई जारी हुआ है, ना ही मेरठ मंडल में, ना मुरादाबाद मंडल में, ना बरेली मंडल में। कहीं कोई प्रोग्राम की अभी कोई सूचना नहीं है कि कांग्रेस गठबंधन और सपा की तरफ से कोई बड़ा नेता का आगमन की सूचना हो। तो ऐसे में इन्होंने छोड़ दिया है कि अब मुस्लिमों और दलितों के पास कोई विकल्प नहीं है। शायद अखिलेश ये सोच रहे हैं मुस्लिमों के पास अब कोई विकल्प नहीं है, वो हमें देंगे, और मुस्लिमों के साथ कोई कॉम्बिनेशन पड़ जाए तो हमारी लॉटरी निकल जाएगी। इस भरोसे पे शायद चुनाव वो लड़ रहे हैं। लेकिन हाँ, अब भाजपा के बाद अगर कोई मेहनत करते हुआ अब दिखा रही है पार्टी, तो बहुजन समाज पार्टी है। जी, मैं
आता हूँ अनुपम जी, एक चीज़ आपने गौर की है पिछले कुछ रैलियों में जो मैंने देखा है, मुझे लगता है आपकी तो बहुत कीन आई है, जो मंच पर हैं हर जगह प्रधानमंत्री मोदी को महिलाओं के जो उनको शॉल भेंट कर रही हैं, उनको वो दे रही हैं तमाम चीज़ें, और उनको बाकायदा बुलाया भी जा रहा है, मंच पे ज़्यादा संख्या में बुलाया जाता है, बाकायदा सम्मान करती हैं, जाती हैं। और दूसरा काम क्या है कि वोटर उन्होंने अपना टारगेट ग्रुप हर बार वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी आप अपनी जो आपके पास पैसा है वोट के तौर पर, जो अगर हम बैंक माने, उसमें आप इजाफा कर रहे हैं। और दूसरा कारण कि आप कुछ भी बोल रहे हैं विपक्षी, तो उसको वो मंच पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी जो एक कहीं दूर दराज के छत्तीसगढ़ के नेता ने कहा कि उनको लाठी लेके उनके सामने खड़ा होना चाहिए, उन्होंने उसको भी इस्तेमाल कर लिया। तो ये एक समझ दिख रही है कि हाँ, ये एक राजनीतिक लड़ाई, जीत हार तो चलो जो होनी है वो तो होगी, 4 जून को फैसला होगा, अभी तो सिर्फ हम लोगों के विचार हैं। लेकिन आपको ये लग रहा है कि कोई जो एक वोट बैंक है उसका बढ़ाने की जो एक कोशिश होती है, बीजेपी इसके बावजूद कर रही है कि उनके पास अभी जीत के लिए गणित दिखता है, लेकिन आपको बाकी किसी विपक्षी में ये दिख रहा है कि वो अपने परंपरागत वोट बैंक को तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है कोई चीज? देखिए धीरेन्द्र जी, जो आपने महिलाओं वाली बात कही, तो मैं मान के चलता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों में ही महिलाओं की फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से महिलाओं को जो एक सिक्योरिटी कवर देने का बात कही योगी ने, और बहुत लॉ एंड ऑर्डर पे काम किया, तो महिलाओं में उनकी पॉपुलैरिटी बहुत देखी जा सकती है। और मोदी की पहले दिन से महिलाओं में बहुत पॉपुलैरिटी है, उनका अपना एक संवाद करने का तरीका है, लोगों से कनेक्ट करने का तरीका है। देखिए, जब ये बात अभी हो रही जो अब देखें आप, कुछ दिन पहले एक बात आई थी कि साहब 2 करोड़ नए यंग वोटर्स आ रहे हैं इस बार, तो उसके लिए कोई क्या कर रहा है। लेकिन बीजेपी को आपने देखा, प्रधानमंत्री मोदी को आपने देखा कि सोशल मीडिया पे कितने ढेर सारे क्रिएटर्स को बुला के उन्होंने सम्मानित किया। अभी सोशल मीडिया के क्रिएटर्स आपको हर विधा में, हर चीज़ में नज़र आ रहे हैं, नाच गाने से लेकर पढ़ाने से लेकर, पॉटरी से लेकर, ड्राइंग से लेकर, डांस से लेकर, हर चीज़ में आपको नज़र आ रहे हैं। और इन सोशल मीडिया क्रिएटर्स के मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, और वो ज़्यादातर फॉलोअर्स एकदम यंग फॉलोअर्स हैं, युवा फॉलोअर्स हैं। तो इन्होंने किस तरह वो जो 2 करोड़ नया यंग वोटर आ रहा है उसको टैप करने के लिए प्रधानमंत्री ने कितना एक सफल प्रयास किया। वहीं आप विपक्ष को देखें, अभी जो बात हो रही थी कि साहब किसके भरोसे चुनाव लड़ना है, मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। रामपुर में आपने मौलाना नदवी को भेज दिया, मौलाना नदवी अपना गए हैं दिल्ली और लखनऊ से कोई टीम लेके गए हैं। आप यकीन करेंगे धीरेन्द्र जी कि रामपुर का एक लोकल आदमी उनके साथ नहीं है। रामपुर का लोकल था कौन भाई? रामपुर की जो लोकल सपा थी पूरी की पूरी आज़म खान की जेब से निकल के आज़म खान की जेब में वापस चली जाती थी। वहाँ आपने देखा कि जो उनका लोकल ज़िला अध्यक्ष है उसने पहले ही डिक्लेयर कर दिया हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आसिम रज़ा को आपने देखा वो पर्चा तक फाइल कराए। आपने यहाँ तक कि ज़िला पंचायत के जो पूर्व अध्यक्ष थे समाजवादी पार्टी के, वो भी जाके पर्चा फाइल करे। तो पूरी की पूरी उनकी जो लोकल टीम है वो मौलाना नदवी के साथ तो बहुत दूर की बात है। वो कहीं पे महमूद पर्चा को सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं जीशान जो बसपा से है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो साथ तो कोई नहीं है। ये भी नहीं हुआ अखिलेश यादव को कि साहब एक नया कैंडिडेट आपने भेजा है रामपुर में, 2 पुराने विधायक, 2 पुराने मंत्री, 2 पुराने सांसद, किसी को साथ लगा दो यार। कोई तो जाए उनको जो गाइड करे जाके रामपुर में। जब आप जान रहे कि आज़म खान विरोध कर रहे हैं, वो एकदम घूम नहीं रहे हैं, वो भटक रहे हैं, एक लिटरली भटक रहे हैं। उनको पूरे उनके साथ वाली टीम को रास्ते तक, जगह तक नहीं मालूम। बहरहाल आप मुरादाबाद में देखें, रुचि वीरा कर रही हैं। रुचि वीरा अपना चुनाव प्रचार कर रही हैं। ST ने खुल के कह दिया कि साहब हम रुचि वीरा का समर्थन नहीं करेंगे। शाहिद मंजूर साहब इतने नाराज़ हैं, वो उम्रा करने चले गए, एकदम हज पे चले गए। रफ़ीक अंसारी इतने नाराज़ हैं। तो आपको कोई लोकल सपोर्ट रुचि वीरा को वहाँ नहीं मिल रहा है। ये तकरीबन हर फील्ड पे देखा जा रहा है। जहाँ पे आप अतुल प्रधान का टिकट काट रहे हैं, आप वर्मा को टिकट दे रहे हैं, अतुल प्रधान नाराज़ हैं। तो सबसे बड़ी बात कि आप खुद तो जान ही रहे हैं, आप ऐसा भी नहीं कि शिवपाल कहीं दौरा कर रहे हो, राम गोपाल कहीं दौरा कर रहे हो, अखिलेश या डिम्पल दौरा। आपने इतनी लंबी चौड़ी एक सूची थे स्टार प्रचारकों की निकाली। स्टार प्रचारक में कौन है? अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, किरणमय नंदा जिनको लोग पहचानते तक नहीं, जया भादुड़ी जो आती तक नहीं, आज़म खान जो जेल में, ऐसी उनकी स्टार प्रचारकों की सूची है।
आप सोच के देखें कि और ये तमाम स्टार प्रचारक कहीं नहीं जा रहे, कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, सब घर में बैठे हैं। अभी जैसे हमारे साथी कह रहे थे कि हाँ, जब से आकाश आनंद फील्ड में आए हैं तब से बहुजन समाज पार्टी बहुत सीरियसली इसको ले रही। एक चीज़ और, अभी ये कह रहे थे कि भाई समाजवादी पार्टी एक सोच के बैठी कि शायद हमारी मुकद्दर खुल जाए, शायद हमें मुस्लिम कॉम्बिनेशन मिल जाए। पर सवाल यह है कि मुस्लिम कॉम्बिनेशन मिले किससे? ये जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पे चुनाव हो रहा है वहाँ यादव वोट तो है ही नहीं, तो मुस्लिम अगर मिलेगा भी तो मिलेगा किससे? तो इसको भांपते हुए बहुजन समाज पार्टी वहाँ दलित मुस्लिम गठजोड़ का एक बहुत सफल, जिसे कहना चाहिए, एक चुनाव प्रचार कर रही है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो एक बहुत बेरंग सा चुनाव पड़ा हुआ था उसमें बसपा के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ने रंग भर दिया। तमाम जगह पे वो आपको सपा को डैमेज करती नज़र आती है, तो तमाम जगह पे भाजपा को भी डैमेज करती नज़र आती है। तो बहुत फेयर उन्होंने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया है। आकाश आनंद बहुत एग्रेसिव, पहली बात उनको लोग देख रहे हैं कि आकाश आनंद एग्रेसिव भी हो सकते हैं, क्योंकि आमतौर पे वो इतना मीडिया में इतना आते नहीं थे, उनकी बड़ी शांत सी इमेज थी, पर बड़े अग्रेसिव अंदाज में वो एक के बाद एक जगह भाषण दे रहे हैं। तो एक जितना बसपा आपको फील्ड पे नज़र आ रही है, भाजपा नज़र आ रही है, समाजवादी पार्टी बिल्कुल, अब तो जयंत चौधरी भी आपको बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं, पर समाजवादी पार्टी जैसा लग रहा है कि चुनाव ही नहीं लड़ रही है। धीरेन्द्र जी। हाँ, मैं एक बस सवाल उनसे लूँगा, विजय जी से। विजय जी, जिस तरह से कहा जाता है कि आप राजनीति में रणनीति बनाते हैं और तब उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपको लगता है कि बहुत शानदार रणनीति तैयार की जा रही है जो पिछले बस महज 8 दिन में जो है पूरी तरह उलट देगी, पूरा बीजेपी के गेम प्लान को उलट देगी? ऐसी तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम डार्क हो उसकी तरह लाएंगे, डार्क हॉर्स की तरह आएंगे अखिलेश और राहुल। आपको लग रहा है कि पूरा एकदम बहुत बढ़िया है, और आपसे तो बहुत अच्छे बातचीत उनकी होती है, तो आप ज़रा दर्शकों को बताइए कि किस तरह की वो रणनीति है जिसके सहारे ये चुनाव एकदम पूरा पलट जाने वाला है। देखिए धीरेन्द्र जी, अभी आपके साथी अखिलेश से आप बात कर रहे थे, तो एक सवाल उसमें भी आप अगली बार पूछिएगा कि बसपा का सहारनपुर में जो प्रत्याशी है वो किस बिरादरी का है और उस बिरादरी का वोट कितना है सहारनपुर। ये जो दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनाने की वहां इमरान मसूद कोशिश कर रहे हैं, वो दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनना ही नहीं, क्योंकि जाटो समाज के पास अपना अल्टरनेट है। वहां तो बसपा का पहले से गढ़ा बिरादरी का प्रत्याशी है जिसके 2.5 लाख वोट है, और आप अखिलेश जी से पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से बता देंगे। बहरहाल देखिए, 2014 में जो टोटल वोट पोल हुआ था, जो बढ़त हुई थी पोल परसेंटेज में, उसमें 14% महिलाओं के ज्यादा वोट पोल हुए थे, और 2019 में करीब 2.5% वोट महिलाओं के ज्यादा बढ़े थे। तो ये बताता है कि जो महिला वोटर है उनका मोदी के पक्ष में ज्यादा झुकाव है, चाहे वो 14 हो चाहे 19 हो। और 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जब चल रहा था, तो हम 5वें चरण में ही हम लोगों को लग गया था कि ये महिला वोटर जो है फिर से एक चमत्कार कर रही हैं, और वो जो वोट बीजेपी का कम होने की संभावना लोग लगा रहे थे, वो कम नहीं हुआ, वो बढ़ गया। दरअसल जब आप काम करते हैं, लोगों की चिंता करते हैं, अब कौन सा नेता इस देश का है आजादी के बाद से, बताइए, जो परीक्षा पे चर्चा जिसने की हो, परीक्षा देने वाले बच्चों की चिंता की हो? कौन ऐसा है जो हर महीने मन की बात करता हो, गांव की तमाम घटनाओं और व्यक्तियों को जोड़ता रहा हो? तो आप कैसे किसी के भीतर घुसते हैं? देखिए, मार्केटिंग का एक अपना मैनेजमेंट है। वो हम लोग विज्ञापन में देखते हैं कि कुछ साबुन इसलिए चर्चा में आ गए कि उनकी टैगलाइन बहुत जबरदस्त थी। तो ये चीजें अच्छा, दूसरा, रेगुलर दिखना चाहिए, हर प्लेटफॉर्म पे दिखना चाहिए ताकि लोगों के दिमाग में घुस जाए। बीजेपी ये काम भी कर रही है बहुत अच्छे ढंग से कि मोदी जी हर जगह दिखाई देते हैं। सो के उठिए तो मोदी जी मिलेंगे आपको, सोने जाने के समय में मोदी जी मिलेंगे, आप लैपटॉप ऑन करेंगे तो वहां भी मोदी जी के विज्ञापन आ जाएंगे। और दूसरी चीजें, आप देश में जो प्रगति हो रही है, सेंसेक्स 12,000 था, आज वो 75,000 हो गया। ठीक है, सोने के भी रेट बढ़े हैं, लेकिन इतने मल्टीपल टाइम अगर आपके शेयर बाजार में पैसा बढ़ा है तो हवा में तो बढ़ता नहीं है, क्योंकि शेयर बाजार तो बड़ा सेंसिटिव होता है, कहीं भी चूक। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव के समय में शेयर मार्केट जो है अब रफ्तार पकड़े हुए है। तो ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं, ये बताते हैं कि चुनाव किस तरफ झुका हुआ है। और जो अपोजिशन अपनी रणनीति बना रहा है, वो मुझे लगता है कि वो इन सारे इंडिकेटर को वो भी पकड़ रहा है। उनके पास
बहुत से लोग हैं बताने के लिए कि भाई देखिए ये चीजें हैं, इन सीटों पे आपको मेहनत करनी चाहिए। ए बी सी वाली सीटें वो लोग तय करते हैं, फिर उसके बाद वहां पे अपना काम करते हैं। तो जिन इलाकों में कांग्रेस को अच्छी बढ़त की उम्मीद है, तो पहले तो वहां फोकस करेंगे। फिर जहां यूपी में कांग्रेस पास क्या था 2019 में 6% वोट, और 2022 में 2.3% वोट। ये कितना कंट्रीब्यूट सपा को करेंगे या सपा के ऊपर लायबिलिटी साबित होंगे? तो ये सारी चीजें सपा को भी मालूम है और ये सारी चीजें कांग्रेस को भी मालूम है। कांग्रेस के पास क्राउड पुलर कौन सा नेता उत्तर प्रदेश में बचा है, आप बता दीजिए। कांग्रेस ने तो अपने नेताओं का खुद उनको मजबूर किया कि आप पार्टी छोड़ जाइए, या तो इन्होंने निकाल दिया। तो जहां पे जोड़ने की कोशिश ना हो, लोगों को तोड़ने की कोशिश हो, और असली कांग्रेसी बनाम नकली कांग्रेसी सन 85 के बाद से जो लड़ाई शुरू हुई है वो आज तक चल रही है। समाजवादी पार्टी में दिक्कत यह है कि अखिलेश अगर लोगों को ज्यादा फील्ड में उतार दें, स्टार कैंपेनर तो उन्होंने बनाए हैं, लेकिन ठीक है उनको रैलियों के लिए भेज दें, तो वो खुद अखिलेश जी के लिए चैलेंज बन जाएंगे। जिस तरह से बदायूं में चाचा को टिकट दिया है, अब चाचा कह रहे हैं नहीं मेरे बेटे को टिकट जाएगा, और वहां पे प्रस्ताव पास करा दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ या पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड के फैसले के खिलाफ बदायूं की जिला यूनिट कैसे फैसला ले सकती? क्या ये वाजिब है? क्या ये संभव है? इसको विद्रोह नहीं माना जाना चाहिए बदायूं की जिला इकाई का राष्ट्रीय नेतृत्व के खिलाफ? इस तरह की बहुत सी पेचीदगियां हैं जिन पे हम बहुत तफसील से बहुत लंबी बातचीत कर सकते हैं। और अपोजिशन जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है, फील्ड में उतर रहा है, मैं ऐसा मानता हूं कि बसपा तो 2027 की रणनीति के हिसाब से देखिए, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है धीरेन्द्र जी जिसपे हम लोग बात कर लेना चाहिए। इस बार मुस्लिम कैंडिडेट प्लेस करने में हिस्टोरिकल लो है। केवल 4 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से मुस्लिम आए हैं अभी तक, 2 कांग्रेस से आए हैं, यानी इंडिया गठबंधन से 6, बसपा ने 7 प्रत्याशी उतारे हैं। जो लोग भाजपा पे उंगली उठाया करते थे कि साहब ये तो एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारते हैं, उन्होंने अपने रिकॉर्ड में सबसे कम प्रत्याशी मैदान में उतारे। और चीजें कैसे बदली? 6 महीने पहले मुस्लिम जो ओपिनियन मेकर थे, जो बुद्धिजीवी थे, वो कांग्रेस और सपा को एकजुट करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थे। उसमें बसपा को भी शामिल करना चाहते थे कि बीजेपी को अगर हराना है तो हमें एक गठबंधन बनाना पड़ेगा। बसपा उसमें शामिल नहीं हुई तो दबाव डालकर कांग्रेस और सपा को एक साथ कर दिया। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के फर्स्ट फेज की जो रिपोर्ट अब समझ में आ रही है कि माइनॉरिटी इस गठबंधन के को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है। और ये भी एक नकारात्मक चीज है विपक्ष के लिए कि वो उसको एड्रेस कैसे करेगा। बहुत से इश्यूज हैं उसमें। आप जहां भी एक प्रत्याशी देते हैं उसका एक अपना इकोसिस्टम क्रिएट हो जाता है, फैन फॉलोइंग हो जाती है कि नहीं नहीं हमारा प्रत्याशी। अब 3 दिन बाद आप प्रत्याशी बदल देते हैं तो वो सारे लोग न सिर्फ नाराज होते हैं बल्कि न्यूट्रल हो जाते हैं और कई बार विरोध भी करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके की कई समस्याएं हैं, बीजेपी के भी सामने है। मैं आपको बताऊं कि कुछ सीटों पे जहां ब्रजभूषण जी का प्रभाव है, बीजेपी के लिए दिक्कतें आ रही हैं, चाहे उस श्रावस्ती तक उसका असर दिखाई दे रहा है। गाजियाबाद में आप देखिए प्रधानमंत्री को रोड शो भी करना पड़ा, राजनाथ जी की मीटिंग पहले हो गई। तो कुछ जगह बीजेपी के पास भी चैलेंज है, ऐसा नहीं है कि नहीं। मेरठ ऐसी सीट है जहां पे जो बीएसपी ने अपना त्यागी प्रत्याशी दिया है, वहां पे अगर कोई ऐसा नया कॉम्बिनेशन बन जाता है तो बीजेपी के लिए वहां भी मुश्किल होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। लेकिन बीजेपी उसे एड्रेस कर रही है, उसको उसको हल करने के लिए और चीजों को अपने फेवर में करने के लिए वो रात दिन मेहनत कर रही है। और कितने लेयर के इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। पहले इनके प्रदेश प्रभारी हैं, फिर प्रदेश प्रभारी की सह प्रभारियों की टीम है, फिर उसके बाद क्षेत्र प्रभारी हैं, फिर जिला प्रभारी हैं, फिर जिला संयोजक हैं, लोकसभा संयोजक हैं, लोकसभा प्रभारी हैं। इतने तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने इन्वॉल्व किया है कि अगर हम उसकी तफसील देखें तो बहुत उसकी क्रोनोलॉजी बहुत लंबी बन जाएगी। ये सारी चीजें चुनाव के मिजाज को, चुनाव की दिशा को और लोगों की मन को प्रभावित करती है। तो ये मुझे लगता है कि अपोजिशन जिस तरीके से डिले कर रहा है तो ये टैक्टिस वो मान सकता है, लेकिन जब जनता के दिमाग में मोदी ज्यादा मजबूती से चस्पा हो जाएंगे, भाजपा ज्यादा मजबूती से चस्पा हो जाएगी और लोकल इक्वेशन बन जाएंगे तो उसको बिगाड़ना आसान नहीं।